तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका संदीप सर। आप देख रहे हो आपका यूट्यूब चैनल एमएलटी ट्यूटोरियल बाय संदीप सर। तो जो डीएमएलटी और बीएससी एमएलटी और बीएमएलटी का जो हम सिलेबस बता रहे थे, तो आज ये फोर्थ वीडियो है, यानी अंतिम चरण का आज है। तो आज हम लोग पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे कि पूरा सिलेबस में क्या क्या इसमें समाया है। तो देखिए, इसमें हम लोग तो पहले डिस्कस कर लिए कि मेनली जो मेडिकल लेबोरेटरी साइंस है, इसमें अहम दो लेबोरेटरी है। एक तो है क्लिनिकल लैब, जिसको लैब मेडिसिन बोलते हैं। दूसरा है ब्लड बैंकिंग यानी इम्यूनो हेमाटोलॉजी यानी ट्रांसफ्यूशन मेडिसिन। इतना भर किया है। इसके बाद क्लिनिकल लैब मेडिसिन में क्या क्या है सब हो गया हम लोगों को। सिर्फ बचा हुआ है वायरोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी वायरोलॉजी का स्टडी होती है। और वायरोलॉजी लैब बाकायदा कोई क्लिनिकल लैब में नहीं होती है। ये वायरोलॉजी लैब को जो एप्लीकेशन है ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में होती है। तो वायरोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सिलेबस जानेंगे, इसके साथ जानेंगे इम्यूनोलॉजी ऑब्लिक सेरोलॉजी का सिलेबस और ब्लड बैंक का क्या सिलेबस है। तो देखिए, वायरोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पहले तो है हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन, हर एक चीज का हिस्टोरिकल, काहे कि एक दिन में तो नहीं आया ना। तो धीरे धीरे एक तो साइंस बनते हैं, धीरे धीरे बनता है, रोज बन रहा है साइंस, डेली डेवलप करता है। फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ द वायरस, यानी उसको देखने में आकार आकृति कैसा है। फिर है केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, यानी वायरस का जो भी उसका केमिकल कंपोनेंट है क्या क्या है। जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज में मान लीजिए कि उसका जो प्रोटीन बॉडी है ये एंटीजन होती है। फिर जो लिपिड बॉडी है, जैसे कोरोना वायरस आपका, तो कोरोना वायरस का लिपिड यानी फैट का उसमें कवर है। इस कवर का चलते क्या होता है कि हम लोग हाथ धोते हैं सिंपल साबुन से, कोरोना वायरस मर जाता है। तो इसी तरह उसका अगर फैट, जैसे क्या होता है आपका जो झूठा बर्तन, तो झूठा बर्तन में हम लोग क्या करते हैं, साबुन लगाते हैं। तो साबुन लगाने से क्या होता है, फैट डिजोल्व हो जाती है, बर्तन साफ हो जाती है। तो उसी तरह तो केमिकल प्रॉपर्टीज जानना जरूरी पड़ता है। तो कोरोना वायरस का जान गए, इसलिए सिंपल से हाथ धोने से ही कोरोना वायरस बढ़ जाता है, कम से कम हाथ वाला, जहां भी साबुन लगता है। फिर है रेजिस्टेंस, यानी ये क्या क्या चीज से रेजिस्टेंस है, क्या क्या कोई केमिकल से है। जैसे हीट में है, हीट में तो बहुत ज्यादा डिग्री में, और नहीं तो एकदम लो डिग्री में -70 डिग्री में ये कितना दूर तक वो रेजिस्टेंस कर सकता है। इसके बाद है रेप्लिकेशन, यानी रेप्लिकेशन एक बहुत लंबा प्रोसेस है। जैसे वायरस मेरा शरीर में जब जाता है कोई सेल में, तो जैसे कोरोना वायरस, उसको क्या है, उसको बाहर में क्या बोले कि लिपिड यानी फैट का एक कवर है। तो पहले जैसे मेरा सेल में घुसेगा तो उसका स्टेज है पेनिट्रेशन। इसके बाद वो अपना वो जो लिपिड जो फैट कवर है उसको उतार के रख देगा। तो इसको हुआ, फिर वो कवर से निकलेगा, फिर मेरा न्यूक्लियस में जाएगा, डीएनए आरएनए का रेप्लिकेशन होगा, फिर वो जब निकलेगा सेल से फिर कवर पहन कर निकल जाएगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। यानी जो रेप्लिकेट करना, यानी जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं, मतलब उसको रिप्रोडक्शन करना। तो रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इसके बाद है सिंथेसिस ऑफ वायरल कंपोनेंट, यानी वायरल कंपोनेंट को कैसे सिंथेसिस होता है। तो ये बहुत लंबा चैप्टर है ये भी। फिर है कल्टीवेशन, तो जो लोग बीएससी पढ़े हैं बायोलॉजी लेके, तो वो जानते हैं कि बायोलॉजी में बीएससी लेवल में कल्टीवेशन ऑफ टिश्यू एंड कल्टीवेशन ऑफ सेल्स होती है। फिर है जेनेटिक्स एंड इंटरेक्शंस, फिर जेनेटिक्स, वायरस का क्या जेनेटिक्स है, क्या डीएनए प्रॉपर्टी है, क्या आरएनए वायरस है। फिर है इंटरफेरन, यानी क्या क्या रेजिस्टेंस है उसके लिए। फिर है पियोन्स एंड वीरियंस, ये पीरियंस और वीरियंस जो है ना, ये बहुत आगे का है। मतलब वायरस आने का पहले आया था पियोन्स आया था। इसके बाद उसको जो डेवलपमेंट हुआ उसको बोलते थे वीरियंस। इसके बाद वायरस आया। वायरस तो बहुत बाद में आया, धरती में बहुत बाद में आया। पहले आया प्रियंस, उसके बाद वीरियंस। फिर है एंटीवायरल एजेंट्स, यानी कौन कौन ज्यादातर जो कौन खास करके कौन ड्रग्स, कौन एंटीवायरल है। जैसा भी चला है ना कि फ्लेविपिराविर, रेमडेसिविर, ये सब जो ड्रग है, ये इसका बारे में पढ़ने पड़ता है। जैसे HIV हो जाता है तो ARV यानी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स।
तो ये सब एंटीवायरल एजेंट्स यानी जो वायरस को मार सकता है, जो दवाइयां, इसको बारे में पढ़ाई। तो एंटीवायरल एजेंट्स। इसके बाद है क्लासिफिकेशन। हम लोग जो वायरस का मेन क्लासिफिकेशन करते हैं वो उसका जेनेटिक कैरेक्टर ऊपर यानी डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस। तो डीएनए तरह का है कि आरएनए तरह का वायरस है, इसको हम लोग करते हैं। इसके बाद पैथोजेनेसिस, इसके बारे में बताए कि पैथो शब्द का मतलब है डिजीज, जेनेसिस जेन मतलब है जेनरेशन, यानी जो वायरस मेरा शरीर में क्या क्या बीमारी पैदा करती है, इसको बोलते हैं पैथोजेनेसिस। फिर है क्लिनिकल इम्प्लीकेशन ऑफ वायरसेस, यानी माने क्लिनिकली इंपॉर्टेंट वायरसेस। तो क्लिनिकली जो हमको तो हम तो माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ रहे। माइक्रोबायोलॉजी जो लोग बीएससी में पढ़ते हैं, एमएससी पढ़ते हैं, वो पूरा वायरोलॉजी पढ़ने पड़ता है कि प्लांट वायरस क्या है, एनिमल वायरस क्या है, ह्यूमन वायरस क्या है। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे क्लिनिकली इंपॉर्टेंट वायरसेस, यानी जो हमको मानव शरीर में बीमारी पैदा करने वाला वायरस है, इसका बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें करीब 25 से 30 वायरस का पढ़ने पड़ता है। इसमें जो कॉमन है पॉक्स वायरस, हार्पिस वायरस, एडिनो वायरस, पिको वायरस, आर्गो वायरस, रेप्टो वायरस, रेट्रो वायरस, ओंको मतलब यानी कैंसर प्रोड्यूसिंग वायरस, और फिर बैक्टीरियोफाज यानी जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है, बैक्टीरियोफाज। फिर है वायरल एसेज, यानी अभी आ गया मेरा लेबोरेटरी का मुद्दा। ये तो पढ़ाई कर लिए, अब उसको लेबोरेटरी में कैसे असेसमेंट करेंगे, इसको बोलते हैं एसे, यानी टेस्ट करेंगे। तो हम लोग कुछ तरह का इसमें तरीका अपनाते हैं, कुछ टेक्निक अपनाते हैं, जिसमें है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जनरली क्लिनिकल लैब में नहीं रहती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में भी नहीं होती है। वो खास करके जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है लाइक एम्स, वहां पर ये सब होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके साथ जो मेरा जो अभी टेक्निक है, यानी कौन टेक्निक के द्वारा वायरस का हम टेस्ट करेंगे, ये जैसा है आप जैसे सुगर, यूरिया ये सब करते हो बायोकेमिस्ट्री में, इसको टेक्निक को बोलते हैं फोटोमेट्री। ठीक है, उसी तरह से है कि वायरस को जो टेस्ट होता है, यानी वायरस का एंटीजन एंटीबॉडी, इसका टेक्निक का नाम है एलाइजा, यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे। ये कैपिटल लेटर में समूचा वर्ड है। इसके बाद पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी इसके बाद है आरटीपीसीआर यानी रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि अभी कोरोना का टेस्ट चल रहा है, ज्यादातर टेस्ट ये आरटीपीसीआर में होता है। फिर है वेस्टर्न ब्लड टेक्निक। वेस्टर्न ब्लड टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर खास करके एचआईवी, यानी एचआईवी जो एड्स होती है उसके लिए वेस्टर्न ब्लड, इसका हर एक तरह का है, वेस्टर्न ब्लड, सादर्न ब्लड, ईस्टर्न ब्लड, नॉर्दर्न ब्लड। तो उसी तरह से वेस्टर्न ब्लड भी एक टेक्निक है। फिर है फिश टेक्निक, FISH। तो फिश टेक्निक यानी इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इसको, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। तो फिश टेक्निक है। इसके बाद है जेनेटिक डिजीजेस, यानी कुछ डिजीज होती है वायरल डिजीज जो कि बाय जेनेटिकली एक मानव शरीर से उसका बच्चा में चले जाते हैं। तो ये जेनेटिक डिजीज जानना है। अभी जो लेबोरेटरी है, ये लेबोरेटरी कैसे होगा, मानिए कि आप इस लेबोरेटरी में काम करते हैं, तो आपको क्या है, सुबह जाके पहले तो पीपीई किट पहन लिए, पहनने के बाद आप जो रूम में, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रूम में घुसते हैं, वहां क्या है, शावर ईई यानी शावर एंट्री एग्जिट। अभी कोरोना का दौरान आप देखे हैं कि जो शावर का जरिए जो सैनिटाइज किया जा रहा है, तो वो एक रूम से आपको गुजारने पड़ेगा जहां के आपको शावर से सैनिटाइज हो जाएगा। हो जाने के बाद आप जैसे रूम में घुसते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये रूम एयर लॉक होती है, तो एयर लॉक हो गया। अभी मेन मुद्दा आया कि अभी जो सैंपल है, सैंपल तो दूसरा कोई जो आपका जो साथी है, जो टेक्नीशियन है, वो तो साथी वो सैंपल लेते हैं, किस में लेते हैं, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया यानी VTM, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया में वो सैंपल बाकायदा कलेक्शन होती है। अब ये रूम तो एक ही बार आदमी घुसता है, 5-6 घंटे के बाद निकलेगा। ये आदमी सबके लिए एक्सेसिबल नहीं होती है, यानी हम मन हुआ घुस गए, मन हुआ निकल गए, ऐसे तो बात नहीं है।
तो आप सैंपल कैसे पहुंचेंगे वहां पर? इसके लिए न्यूमेटिक सिस्टम, यानी एक वैक्यूम ट्यूब होती है। अब जहां पर बाहर में आपका जहां लैब में जहां सैंपल रिसीव हुआ, बाहर लेबोरेटरी से सैंपल आया, तो वो सैंपल को हम लोग क्या करते हैं, वो वैक्यूम ट्यूब के जरिए उस रूम में भेज देते हैं। वैक्यूम ट्यूब यानी कोई आवाजाही को बंद कर देते हैं। आदमी का जो आवाजाही है इसको टोटली बंद, जो घुस के काम कर रहे हैं वही काम करेंगे। तो आवाजाही इस दौरान कंप्लीटली बंद रहती है। तो इसको बोलते हैं न्यूमेटिक सिस्टम ऑफ सैंपल ट्रांसपोर्टेशन। अब क्या है कि नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका, लास्ट जो क्लिनिकल लैब में जो चैप्टर है वो है इम्यूनोलॉजी एंड सेरोलॉजी। अब इम्यूनिटी मतलब है जो हम लोग चालू बोलते हैं ना कि रेजिस्टेंस, पावर ऑफ रेजिस्टेंस। तो पावर ऑफ रेजिस्टेंस क्या क्या है कि आपका बाहर का जो भी अंदर जाता है, बाहर का कुछ भी चीज, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, खाना हो, मेरा जो शरीर का सिस्टम है ये अपना शरीर उसको पहले सिग्नलिंग करता है। सिग्नल जैसे कंप्यूटर में नहीं होती है, जैसे मोबाइल का सिग्नल, तो वो लाइक दैट वैसे सिग्नलिंग होती है कि इसको जो घुसा है ये कौन है। तो ये पहले सिग्नलिंग से अगर पता चला, अरे भाई इसको तो नहीं पता चल रहा है कौन आ गया बाहर से, तब शरीर क्या करता है, उसका अगेंस्ट में तुरंत एंटीबॉडी यानी सोल्जर बनाना शुरू कर देते हैं। इसको बोलते हैं एंटीबॉडी। और जो भी बाहर से घुसा है उसको बोलते हैं एंटीजेन। तो जो घुसा वो एंटीजेन है, जो मेरा शरीर का अपना जो सेना है, सेनानी है, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो इसी का स्टडी है इम्यूनोलॉजी में। अब जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी यानी पावर ऑफ रेजिस्टेंस जैसे बताएं, इसके बारे में आपको पढ़ना क्या है कि टाइप्स, कितनी तरह का इम्यूनिटी होती है। फिर सिस्टम्स है, तो कितनी तरह का होती है। कुछ होता है कि हम अपना माँ बाप से हम पाए हैं इम्यूनिटी, ये मेरा इम्यूनिटी है। दूसरा इम्यूनिटी क्या है कि मेरा जो रेस है, ये रेस को बोला जाता है होमो सैपियंस सैपियंस। तो ये होमो सैपियंस सैपियंस होने के दौरान मेरा कुछ इम्यूनिटी है, तो ये दो प्राप्त हुआ। बाकी हम क्या, मेरा शरीर रेगुलर बेसिस में बनाता है, तो इसको यानी टाइप्स बोलते हैं। फिर सिस्टम ये कैसे काम करता है, मैकेनिज्म कैसे कैसे काम होता है इम्यूनिटी का। और एजीएबी कॉम्प्लेक्स यानी एंटीजन, एंटीजन को हम कैपिटल ए स्मॉल जी लिखते हैं, एंटीबॉडी को कैपिटल ए स्मॉल बी लिखते हैं। तो एजीएबी कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, यानी एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स, यानी जो मेरा सेना है और जो बाहर से जो कोरोना वायरस घुसा उसका जो पहले अटैचमेंट होगा उसका कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, ये सब डिटेल्स में पढ़ने पड़ता है। अभी क्या है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या है कि मानिए कि मेरा गुर्दा हम किसी को दान कर रहे हैं, मेरा लीवर का कुछ हिस्सा हम अपना बाप को दे रहे हैं, तो इसके पहले बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट को ये इम्यूनोलॉजी लैब में किया जाता है, मैचिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं कि मैच करेंगे तब ना देंगे भाई, गुर्दा निकाल के ऐसे तो नहीं दे देंगे। फिर है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी, ये देखिए सुनने में तो बहुत बड़ा शब्द है लेकिन अर्थ बहुत आसान है, जिसको आप लोग कॉमनली जानते हैं एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जिक रिएक्शन यानी कुछ हाइपर सेंसिटिविटी, इसमें कुछ हम लोग टेस्ट पढ़ते हैं। इसके बाद है एजीएबी रिएक्शन टाइप्स, यानी एंटीजन एंटीबॉडी किस तरह से रिएक्शन करता है। इसके बाद है ऑटो इम्यून डिजीज, बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम जैसे बोले कि आपका बाहर से कुछ गया, मेरा शरीर मोबाइल जैसा सिग्नल पाया, 4G 5G सिग्नलिंग चला वहां पर कि भाई ये बाहरी शत्रु है। तो बाहरी शत्रु जैसे उसको डिटेक्ट कर लिया तो मेरा शरीर कुछ एंटीबॉडी बनाया सोल्जर। लेकिन ये अगर सिग्नलिंग गलत हो जाए तो क्या होती है, गलत मतलब क्या है, मेरा शरीर को अपना सेल को जो सिग्नलिंग अपना ही बॉडी में, अपना ही सेना, अपना ही बॉडी का, खुद का बॉडी का दूसरा सेल को ये बाहरी शत्रु समझ बैठा है, और जैसे समझ बैठा है उसको वो आक्रमण किया और उस सेल को नुकसान कर पहुंचाया, डैमेज कर दिया। इससे क्या हुआ, मेरा उस ऑर्गन का बहुत सारे ये हुआ, नुकसान हुआ। इसको जरिए कुछ डिजीज होती है, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। खास करके जो हम लोग जिसको बोलते हैं गेठियाबात, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ये मत सोचिए कि हम बहुत साइकिल चलाए थे, बहुत पैदल चले थे इसके लिए होती है, नहीं, ये ऑटो इम्यून डिजीज है।
कुछ कुछ डायबिटीज है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज होती है, यानी अपना पैंक्रियास को जो सेल है, जो बीटा सेल जहां से इंसुलिन हार्मोन निकलती है, उस बीटा सेल को मेरा ही एंटीबॉडी डैमेज कर दिया, तो इससे हम डायबिटिक हो गए। तो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। अब लैब टेक्नोलॉजी, लैब में इसको जरिए कैसे कैसे टेस्ट होती है। एक है स्लाइड्स मेथड। स्लाइड्स मेथड क्या है? स्लाइड्स मेथड को हम लोग बोलते हैं मेनली क्वालिटेटिव यानी गुणवत्ता वाला मेथड, यानी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसको बोलते हैं स्लाइड। और इसके बाद जो है टार्बिडोमेट्री। टार्बिडोमेट्री क्या है? यानी इसका मान निकालना, इसको एक्यूरेटली मेजर करना कितना है, इसको बोलते हैं टार्बिडोमेट्री मेथड। फिर है एलाइजा मेथड, जैसे एलाइजा यहाँ भी है, यहाँ भी एलाइजा है, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसिड। फिर है केमी इल्यूमिनेशंस। केमी इल्यूमिनेशंस आजकल का हायर टेक्निक है, ये पूरा ही ऑटोमेटेड मशीन में होती है। इसमें टेक्नीशियन को बहुत कुछ नहीं करने पड़ता है, सिर्फ सैंपल चढ़ा देने पड़ता है नंबरिंग करके। तो इसको बोलते हैं केमी इल्यूमिनेशंस। इसमें एक केमिकल सटा जाता है जो कि चमकता है। जैसे क्या, आप जब हाईवे में चलते हैं, अंधेरा रास्ता है, जब आपका गाड़ी का लाइट जब कोई बोर्ड में गिरता है, तो बोर्ड में पढ़ने के दौरान क्या वो जो लेटर्स है वहां चमकता है, उसी को बोलते हैं इल्यूमिनेशन। तो फ्लोरेसेंस, तो वही मेथड यहाँ अपनाया जाता है। फिर है ऑटोमेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल, यानी अभी आजकल तो पूरा ऑटोमेटेड हो रहा है, और उसका साथ इसका क्वालिटी कंट्रोल कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं ब्लड बैंकिंग, यानी जिसको बोलते हैं इम्यूनो हेमाटोलॉजी, और नहीं तो बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। अब देखिए इम्यूनोलॉजी यहाँ पर है, इसको बोल रहे हैं इम्यूनो हेमाटोलॉजी। अभी इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए। आप इतना देर जो हम बता रहे हैं सर, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं क्या ना। अभी जो आप जैसे हम पूछे कि भैया आपका ग्रुप क्या है, तो आपने बोला कि मेरा ग्रुप सर ए है। ए का मतलब क्या है? आप में आपका जो रेड ब्लड सेल है यानी आरबीसी है, ये रेड ब्लड सेल के ऊपर लाखों का संख्या में एक प्रोटीन होती है, जिसको प्रोटीन प्लस ग्लूकोज होती है, तो जिसको कैरेक्टर एंटीजन से मिलता जुलता है, तो इसलिए इसको बोलता है एंटीजन। यानी अगर आप ए ग्रुप है तो आपका पास ए एंटीजन है। हाँ, मैं अगर बी ग्रुप हूं तो मेरा पास बी एंटीजन है। तो इसी हालत से लाखों का संख्या में, एक आरबीसी कितनी छोटी है, उसका ऊपर लाखों का संख्या में एंटीजन होती है। और जो एंटीजन, जैसे आपका ए ग्रुप, आपका सीरम में उल्टा एंटीबॉडी रहता है, वो एंटीबॉडी होती है बी एंटीबॉडी। जैसे मेरा बी ग्रुप, तो मेरा पास जो एंटीजन है रेड सेल में वो बी एंटीजन है, और मेरा जो सीरम यानी प्लाज्मा है उसमें मेरा उल्टा एंटीबॉडी है यानी ए एंटीबॉडी है। तो यही हो गया एंटीजन एंटीबॉडी का फिर कहानी शुरू। तो इसी को इसलिए बोलते हैं इम्यूनो हेमाटोलॉजी। यानी इम्यूनो मतलब हो गया एंटीजन एंटीबॉडी, हेमाटो मतलब हो गया ब्लड सेल्स, और लॉजी मतलब स्टडी, यानी जो ब्लड सेल्स में जो एंटीजन है उसी का एंटीजन एंटीबॉडी, उसका स्टडी को बोल रहे हैं इम्यूनो हेमाटोलॉजी। ये लेकिन ये इम्यूनोलॉजी से अलग है। ये इम्यूनोलॉजी में हम जो एंटीबॉडी एंटीजन का तलाश कर रहे थे, खोज रहे थे, वो कहाँ था? वो था आपका सिर्फ प्लाज्मा में था, और ये मेरा कहाँ है? ब्लड सेल में है। ठीक है, ये दोनों है डिफरेंस। तो इसको हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन तो बहुत बड़ा है। इसको है प्रिंसिपल्स ऑफ इम्यूनो हेमाटोलॉजी, यानी ये इम्यूनो हेमाटोलॉजी का प्रिंसिपल्स क्या क्या प्रिंसिपल्स पर आधारित है। ये मेनली है इम्यूनोलॉजी का प्रिंसिपल्स है, जेनेटिक्स का है, और बायोकेमिस्ट्री का है। ये सारे मिला के हुआ इम्यूनो हेमाटोलॉजी। अब हुआ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स, यानी हम लोगों को ब्लड ग्रुप सिस्टम्स क्या है। हम लोग जैसे बोलते हैं ए ग्रुप बी ग्रुप, तो ये हो गया ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। और उसके साथ आप बोले सर मेरा ए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाला हो गया RH सिस्टम। उसी तरह हम लोगों को शरीर में करीब 31 जो कि क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, तो वो 31 टाइप का ब्लड ग्रुप्स का चर्चा होती है। 31 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप पढ़ने पड़ता है। ये देखिए ABO सिस्टम, RH सिस्टम,
अब ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस, ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोगों को बहुत उत्साह रहता है कि अगर ए ग्रुप का लड़का से बी ग्रुप का लड़की का शादी हुआ तो उसका बच्चा कौन ग्रुप का होगा। ये कॉमन क्वेश्चन आती है बच्चों लोगों से, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जायज क्वेश्चन है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ए ग्रुप मदर और बी ग्रुप फादर होने से उसका बच्चा क्या क्या ग्रुप हो सकती है। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, यानी वंश, मतलब बाय जेनरेशन जो चल रहा है। अब हुआ ब्लड ग्रुप मेथड्स, यानी ब्लड ग्रुप कैसे हम करेंगे लैब में। इसका है स्लाइड मेथड, ट्यूब मेथड और जेल टेक्निक। जेल टेक्निक एक ऑटोमेटेड मेथड है, ये बहुत आजकल इसी को माना जाता है कि जेल टेक्निक से करना है ब्लड ग्रुप। इसके बाद है एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। और एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट मेरा जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स है उसको साथ हम चैलेंज करते हैं कि आपको हम लगातार 4 दिन 5 दिन 6 दिन पढ़ा देंगे, 7वां दिन हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप गलत आंसर करोगे। आपसे अगर उसको आप पूरा खा नहीं, चबा के नहीं खा जाते हो, अगर याद करते हो तब नहीं होगा, उसको चबा के खा जाना है। ये एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है, हम आपको विद डायग्राम समझा देंगे। फिर है ब्लड ग्रुप रिएजेंट्स एंड देयर क्वालिटी कंट्रोल, यानी इतना तरह का जो ब्लड ग्रुप का रिएजेंट है इसका क्वालिटी कंट्रोल कैसे होती है। आप देखिए स्क्रीनिंग शब्द बहुत बार आएगा, यहाँ पर बता रहे हैं स्क्रीनिंग ऑफ एंटीबॉडीज, यानी कुछ अननेचुरल, कुछ अनकॉमन, कुछ इनकम्प्लीट एंटीबॉडी जो कि मेरा प्लाज्मा में रहता है, ये इनकम्प्लीट एंटीबॉडी का स्क्रीनिंग करने पड़ता है, यानी सही कौन कौन एंटीबॉडी है इसको डिटेक्ट करने पड़ता है। इसके बाद है कॉम्पैटिबिलिटी टेस्टिंग, यानी हम अपना माँ को ब्लड दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमसे ब्लड लिया भाई मेरा माँ को चला दिया, ऐसे तो बात नहीं है। उसको पहले लेबोरेटरी में, उसको ब्लड बैंक का लेबोरेटरी में उसको क्रॉस मैच किया जाता है, मैचिंग किया जाता है कि इसका ब्लड इसका माँ को चल सकता है कि नहीं। अगर वहां से पास हो जाती है तभी मेरा खून मेरा माँ को हम दे सकते हैं। अब ये डोनर स्क्रीनिंग, ये देखिए हम बताएं कि स्क्रीनिंग बार बार आएगा। डोनर्स, हम गए ब्लड देने के लिए, अब मेरा कुछ क्राइटेरिया है कि मेरा इतना दिन हम बीमार नहीं पड़े, इतना दिन ये वगैरह दवाइयां नहीं खाए, इतना मेरा वजन है, इतना मेरा उम्र है, ये सबको बोलते हैं डोनर स्क्रीनिंग। इसके बाद है फ्लेबोटोमी। फ्लेबोटोमी मतलब खून लेना, यानी ब्लड, जो कि यहाँ पर दूसरा टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग 5-10 ml खून लेते हैं, लेकिन जब किसी को इस पर बहुत क्लीन वेन पंक्चर करने पड़ता है, काहे कि यहाँ 350 से 450 ml तक खून एक डोनर से लिया जाता है। फिर है ब्लड प्रिजर्वेशन, यानी ब्लड को कैसे संरक्षित करेंगे हम, फ्रिज में कैसे कैसे रखना है। इसके बाद है प्रिपरेशन एंड सिलेक्शन, प्रिपरेशन सिलेक्शन एंड यूज ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स। अभी क्या हुआ कि ब्लड को मेरा तो हम पूरा ब्लड दे दिए, इसको बोलते हैं होल ब्लड। ये होल ब्लड देने के बाद क्या करते हैं ब्लड बैंक वाले, इनको कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, यानी आरबीसी को अलग कर दिए, फिर प्लेटलेट को अलग कर दिए, फिर मेरा जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा से अलग अलग कोआगुलेशन फैक्टर्स है, फिर सिंपल प्लाज्मा प्रोटीन्स है, इसको अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद अभी जो जो पेशेंट का जो जो दरकार है, कोई पेशेंट का आरबीसी का दरकार है, एनीमिक है, उसको आरबीसी दिया जाता है। किसी का डेंगू हो गया, उसको ज्यादा प्लेटलेट चाहिए तो उसको प्लेटलेट, इसको बोलते हैं ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन। और उसी का साथ है एफेरेसिस। एफेरेसिस देखिए ये भी सेपरेशन है, बट इसमें क्या है, अभी कोरोना का दौरान आप लोग सुन रहे हैं कि प्लाज्मा डोनेशन, प्लाज्मा फेरेसिस, ये सब बात सामने आ रही है। इसमें क्या कर रहा है कि मेरा कोरोना हुआ था, होने के बाद मैं चंगा हो गया हूँ, इसके बाद हम गए प्लाज्मा फेरेसिस करने के लिए। प्लाज्मा फेरेसिस क्या होगा, मेरा वेन में नीडल घुसाया जाएगा, मेरा ब्लड को बाहर में लाया जाएगा, एक मशीन में प्रोसेस होगी, वहां से सिर्फ कोरोना एंटीबॉडी को अलग किया जाएगा और साथ में थोड़ा सा प्लाज्मा रख देगा, काहे कि कोरोना एंटीबॉडी को तो प्रिजर्व करना है। बाकी का जो खून का हिस्सा है समूचा हमको फिर वापस कर देगा, इसको बोलते हैं एफेरेसिस।
ये एफेरेसिस होने से क्या होती है कि मानिए कि अब जो नॉर्मली क्या है कि हम ब्लड दे सकते हैं 3 महीना के बाद, लेकिन एफेरेसिस अगर डेंगू बहुत हो रहा है, हम अगर प्लाज्मा डोनेशन करते हैं तो हम 72 यानी 3 दिन बाद हम दे सकते हैं, जबकि हमको 3 महीना का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो कि पेशेंट के लिए अच्छा खासा लाभदायक होगी। इसके बाद है ब्लड स्क्रीनिंग। देखिए अब फिर स्क्रीनिंग आया, यानी अब हम जो ब्लड डोनेट किए इसको पहले स्क्रीनिंग होगा, यानी कुछ टेस्ट होगा जिस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं ब्लड बोर्न डिजीज। बोर्न मतलब BORN, बोर्न मतलब खून का द्वारा संक्रमित होने वाला डिजीज। इसमें जो कॉमन डिजीज है वो सबसे पहले HIV, यानी जिसके चलते आप लोग जानते हैं एड्स होता है। इसके बाद HB, देखिए स्मॉल s है, फिर AG है, AG मतलब एंटीजन, यानी हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन। जैसे कोरोना वायरस का स्पाइक्स निकला हुआ है, उसी तरह इसका भी हेपेटाइटिस B वायरस का सरफेस में एंटीजन रहती है। इसके बाद है anti-HCV, यानी हेपेटाइटिस C वायरस का एंटीबॉडी का टेस्ट है। फिर सिफिलिस का एंटीबॉडी का टेस्ट है। फिर जो एंटी है मलेरियल पैरासाइट, इसका एंटीजेन का टेस्ट होती है। इसके बाद है ऑटोमेशन, क्वालिटी कंट्रोल है। फिर टाइप्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ट्रांसफ्यूजन का भी कई टाइप्स होती है। जैसे ऑटोलोगस। ऑटोलोगस क्या है कि हम सुस्त आदमी है, अब मेरा एक तो मतलब प्रोग्राम करके मेरा एक तो सर्जरी हो रहा है, तो प्रोग्राम करके तो डॉक्टर सोच रहे हैं, सर्जन सोच रहे हैं कि इसका ब्लड लॉस हो सकती है, तो सबसे बढ़िया क्या है मेरा ही खून पहले लिया जाता है, 3-4 दिन पहले लेके ब्लड बैंक में रखा जाता है। मेरा ऑपरेशन होने के बाद जो ब्लड लॉस होती है फिर मेरा ही ब्लड चला देता है, उसमें मेरा ही ब्लड मुझ में ही ट्रांसफ्यूज किया जाता है। इसमें रिस्क कम हो जाती है। फिर है इसी तरह है मैसिव, यानी एक्सीडेंट के बाद अगर कोई नस कट गया तो उसके बाद बहुत खून देने पड़ता है। फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है। फिर है कुछ डिजीज के बारे में हमको पढ़ने पड़ता है, AIHA, ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। जैसे हम बता रहे थे ऑटो इम्यून डिजीज, उसी तरह से एनीमिया किस लिए हुआ कि ऑटो इम्यून उसी का शरीर का एंटीबॉडी उसी का सेल को खा रहा। अब HDN मतलब हेमोलाइटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न, तो ब्लड माँ बाप का ब्लड ग्रुप इनकम्पेटेबल, RH इनकम्पेटेबल, ये सब कारण के लिए न्यूबॉर्न बेबी कभी पेट में कभी बाहर पैदा होने के बाद बच्चा खराब होने लगता है, उसको बोलते हैं हेमोलाइटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न। इसके बाद है हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या है? हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, यानी जो भी मेरा जो RBC बन रहा है शरीर में, WBC, तो ये सब तो देखो ऑटोमेटिक चल रहा है। कैसे चल रहा है? उसका पास एक मेमोरी सेल है, जैसे आपका SD कार्ड है मोबाइल का, उसी तरह एक मेमोरी सेल है जिसको बोलते हैं स्टेम सेल। वो स्टेम सेल के जरिए वही सेल बनता है। फिर प्रोजेनिटर सेल्स, यानी इसका आगे क्या क्या सेल होती है। फिर ट्रांसफ्यूजन इन ट्रांसप्लांटेशन, यानी जब कोई किडनी दान गुर्दा दान हो रहा है तो उस समय क्या ट्रांसफ्यूजन होना है। एडवर्स ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी खून देने के बाद भी जो हम मैचिंग करा के दिए ब्लड, इसके बाद भी पेशेंट का रिएक्शन हो सकती है, जिसके लिए हम लोग करते हैं स्क्रीनिंग ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये एडवर्स ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी पेशेंट का अगर रिएक्शन हो गया तो उसको बोलते हैं। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन मेथड्स, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, यानी लेबोरेटरी में हमको ब्लड बैंक में बहुत सारे केमिकल अपने ही बनाने पड़ते हैं, जिसका क्वालिटी कंट्रोल होना दरकार है। फिर है HLA सिस्टम ऑफ लैब टेक्निक्स, यानी HLA मतलब जिस तरह हम बताएं RBC का एंटीजन है, जिसका आपको ग्रुप हम बोल रहे हैं A ग्रुप B ग्रुप, तो उसी तरह ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन यानी WBC पर भी एंटीजन होती है। इस तरह प्लेटलेट पर भी एंटीजन होती है। फिर है प्लाज्मा डेरिवेटिव्स एंड सब्स्टिट्यूट्स, यानी जो मेरा ब्लड लिया था कंपोनेंट अलग किया था, प्लाज्मा से क्या क्या निकाला जा सकता है, कितना पेशेंट उससे प्रभावित हो सकते हैं, उसमें उसका दायरे में आ सकते हैं, इसलिए उसको अलग अलग किया जाता है कंपोनेंट्स को। फिर ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी ब्लड बैंक का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मेरा ब्लड जब मेरी माँ को दिया जाता है
तब वो ब्लड नहीं रहता है, जैसे वो दवाई का रूप में दिया जाता है, इसलिए उसको वो उस समय ड्रग बन जाती है और वो ड्रग कंट्रोलर की दायरे में आ जाता है। उसी तरह ड्रग कंट्रोलर है, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है, फिर नैको है यानी एचआईवी सर्विलेंस करने के लिए नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आपको ब्लड बैंक पर निगरानी करती है। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज, यानी जो ब्लड डोनेशन है ये तो स्वेच्छादान है, तो इसलिए क्या है कि हमको बहुत ज्यादा कैंप अरेंज करने पड़ते हैं। तो ब्लड तो टेक्निक तो अलग है, इसका साथ बैंकिंग है, यानी खून हम कहां से लाएंगे, कहीं से तो हम बना नहीं सकते फैक्ट्री में। तो इसी तरह से जो मोहल्ला का जो क्लब है, जो पॉलिटिकल ऑफिसेस है, उसका साथ कांटेक्ट करके हमको बोलने पड़ता है कि आप लोग कैंप कीजिए, हम लोगों को ब्लड दीजिए, रोगी जो मरीज है उसको बचाइए। तो ये सब अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं। तो इसी साथ तो दोस्तों आज हम लोग सिलेबस खत्म कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बता रहेंगे कौन सा बुक आपके लिए बहुत जरूरी है। तो थैंक यू फॉर टुडे।